नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं विज्ञान के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है। देखिए, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, 21, 18, 98 और 78। देखिए, वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैस की अलग अलग मात्रा है, लेकिन वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, जिसकी मात्रा है 78%। और उसके बाद अपन दूसरी मात्रा की बात करें तो वो लगभग 21% के साथ होती है ऑक्सीजन। ठीक है। और तीसरे नंबर पे यदि कोई गैस आती है तो वो ऑर्गन है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बारी आती है। इस प्रकार सबसे ज़्यादा मात्रा में या नाइट्रोजन होती है, वो 78% मात्रा में अपने को वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पृथ्वी पर 97% जल उपस्थित है। देखिए, चार ऑप्शन तो दे रखे हैं, उनमें अपने को दे रखा ग्लेशियर, समुद्र, नदी और तालाब। यदि इनकी बात करें तो देखिए, इनमें समुद्र है, इसके अंदर वायुमंडल के अंदर पृथ्वी पर है, वो समुद्र में सर्वाधिक 97% जल विद्यमान है। देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर है वो जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इतना अधिक जल होने के बावजूद भी हमारे लिए जो काम लेने लायक जल है वो बहुत सीमित है, क्योंकि अधिकांश जल है वो देखिए समुद्रों के अंदर लवणीय है, इसके अलावा ग्लेशियर के रूप में नदी तालाबों में अलग अलग जगह है, लेकिन जो अधिकांश जल है वो समुद्र के अंदर ही उपस्थित है। नेक्स्ट है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा तथा ताजे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। देखो, हम जानते हैं कि वातावरण है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। तो इस प्रकार हम संकेत लगा सकते हैं कि उत्तर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो हमें इससे ये भी जानकारी मिलती है कि ताजे जल में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा लगभग 3% होती है। तो यहाँ ऑप्शन होगा सी, कि वातावरण में तो ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और वहीं ताजे जल में इसकी मात्रा 3% के बराबर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है। पहला ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑप्शन में देगा CH4 मेथेन, और चौथा ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है वो हरित गृह गैस नहीं है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाली गैसें वे हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, और पृथ्वी के तापमान के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो ये गैसें, हालांकि देखिए गैसें वो धरती पर जीवन विद्यमान रहे इसके लिए जरूरी भी हैं, लेकिन इनकी बढ़ती जो मात्रा है वो अब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा खड़ा करती जा रही है, जो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा संकट बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो हमें जो हरित गृह गैस है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CFC है, मेथेन है, इनके कंट्रोल करना होगा या इन पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि हम अपने पर्यावरण को ज़्यादा दूषित होने से या बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को घटा सकें या दूर कर सकें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा ध्रुव प्रदेशों की बर्फ है वो पिघलेगी, और उन बर्फ के पिघलने से कई क्षेत्र है उनके डूबने का खतरा हो जाएगा। पांचवा हमारा प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ओजोन, देखिए ऑक्सीजन के साथ 3 अणु दिखाए जाते हैं ऑक्सीजन के, तो ओजोन है। सी, तीसरा ऑप्शन हमारे को देखा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा अपने को SCO3 कार्बोनिक अम्ल के रूप में दिया गया है। देखिए, यहाँ जो ऑप्शन होगा वो अपना ऑप्शन है SO2। ठीक है। अम्ल वर्षा है वो SO2 या NO2 के कारण होती है। देखिए, SO2 जो गैस है वो वायुमंडल के अंदर विद्यमान है, और जब बरसात होती है तो बरसात के पानी के साथ जब ये SO2 मिल जाती है तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब बरसात के साथ नीचे आता है तो उसे वर्षा या अम्ल वर्षा के रूप में देखा जाता है। केवल SO2 नहीं, एक NO2 भी है, वो भी क्या करता है,
कि हाइड्रोजन जल के साथ मिलकर वो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है और वो भी बरसात के रूप में नीचे जब आता है तो अम्ल वर्षा कहलाता है। इस प्रकार SO2 है वो अम्ल वर्षा के रूप में काम करता है और इसके कारण इमारतों को, पुलों को नुकसान होता है, प्राचीन जो मूर्तियाँ वगैरह जो खुले में उनको नुकसान होता है। इसके अलावा जो पानी है जहाँ जीव जंतु रहते हैं उस पानी के अंदर अम्लीय वर्षा की मात्रा बढ़ती है तो जीव जंतुओं को नुकसान होता है। धरती पर अम्लीयता की मात्रा बढ़ती है तो उसमें बंजर स्थिति आ जाती है। इस प्रकार अम्ल वर्षा मानव शरीर के ऊपर भी देखिए त्वचा पर अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न कर सकती है। तो ये अम्ल वर्षा वो SO2 के कारण होती है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पृथ्वी के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तापमान कितना होता है? पहला ऑप्शन 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, तीसरा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए यहाँ यही ऑप्शन सही है, 18 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ऑप्शन है वो पृथ्वी के उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तापमान के संदर्भ में सही है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए जहाँ तक सदाबहार वन की बात है अपने को यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिक क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इनमें जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो इसमें ऑप्शन सही है कि सदाबहार वन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए सदाबहार वन है वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जल के संक्रमण से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? देखिए ऐसी बीमारी जो जल के माध्यम से अपने बैक्टीरिया को शरीर में डालती है और तब ये फैलती है। तो अपने को दे रखा है कैंसर, डायरिया, हृदयाघात, गठिया। तो देखिए इनके अंदर डायरिया जो बीमारी है वो दस्त से संबंधित है। ठीक है, और ये जल के संक्रमण से फैलती है। जब दूषित पानी हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर इस प्रकार के जीवाणु या प्रोटोजोवन जीव पैदा हो जाते हैं या प्रवेश कर जाते हैं, जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका है, ये फिर जाके दस्त जैसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो डायरिया कहलाती है। तो ये जल के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस प्रकार के वन के पादप लगातार अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं? उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण और अंटार्कटिक। तो यहाँ जो हमें दिया गया बी ऑप्शन है उसमें उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो वन है तो वहाँ के पादप है वो लगातार अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं। ये मौसम के कारण ऐसा करते हैं। तो ये हुए हमारे आज के प्रश्न। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।